आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय करने जा रहे हैं एल फॉर लॉ। जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमने नई एजुकेशन बनाई है वो इसलिए बनानी पड़ी कि 75 साल की आज़ादी के बाद इस देश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, गरीबी और अमीरी का फासला बहुत बढ़ गया और एक आम आदमी को कुछ लोग इंसान भी नहीं समझते। अब उस कड़ी में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर जो हम आज करने जा रहे हैं एल फॉर लॉ है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हमारे देश में जो गवर्नेंस है वो एज पर रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि जो हमारे देश का कानून है, जो हमारे नियम हैं, रूल्स हैं, वो सब हर किसी के लिए बराबर है। वो चाहे फिर प्रधानमंत्री जी क्यों ना हो, मुख्य न्यायाधीश क्यों ना हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति क्यों ना हो, कोई भी कितना भी बहुत ऊंचे पद पे क्यों ना बैठा हो, कोई अपने आप को कितना भी ताकतवर क्यों ना समझ रहा हो, कानून के आगे सब बराबर है। तो हमारा देश का जो संचालन है एज पर एल फॉर लॉ होता है। तो ये अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले आओ जाने की बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉ क्या है। रोशनी बताओ। Law is a set of rules which can be enforced by the government. अच्छा, थोड़ा एक्सप्लेन करो जरा। लॉ वो नंबर ऑफ रूल्स है जो सरकार लोगों से फोर्सफुली ओबे करवाती है, जबरदस्ती मनवाती है। ठीक है, इसका मतलब इन्फोर्स करवाती है। सरकार का जो सिस्टम है, जो सरकार के पदों के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, उनके पास अथॉरिटी है कि जो रूल्स हैं उसको इन्फोर्स करा सके, वो लागू करवा सके। चाहे कोई लोग मानना चाहे या ना मानना चाहे, वो इंश्योर करेगी गवर्नमेंट थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कि जो गवर्नमेंट का रूल है वो इन्फोर्स हो। मान लो कि गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, किसी ने सामान बेचा उसके ऊपर टैक्स है, तो टैक्स सरकार ने उनसे ले लेना है। चाहे वो वहाँ पर पुलिस फोर्स भेजे, चाहे आला अधिकारी भेजे, चाहे वो बंदे को अरेस्ट कर ले अगर कोई टैक्स ना पे करे, तो सरकार ने अपना टैक्स वसूल कर लेना है। इसी तरीके से और कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप देखोगे कि सरकार कैसे लॉ को इन्फोर्स करती है। तो इन्फोर्समेंट पावर है। हमारे घर पे भी रूल्स बनते हैं। मान लो मम्मा ने कहा कि आज चपातियाँ बना के रखना या खाना बना के रखना मेहमान के लिए, ठीक है, तो अगर बाय चांस बच्चा बीमार हो गया, किसी वजह से खाना नहीं बना पाया, तो माँ खुद बना लेगी। लेकिन जो लॉ की अथॉरिटी है उसने कहना कि जिसकी ड्यूटी है वो पूरा करे, तो वो इन्फोर्स करेगी, वो इंश्योर करेगी कि लॉ की कंप्लायंस हो। मान लो कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि एक रोड आज बंद रहेगी, उसके ऊपर कोई यातायात नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि कोई हाई सिक्योरिटी पर्सन आ रहा है और उसकी सिक्योरिटी को खतरा है अगर हम आम लोगों को अलाउ करेंगे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सड़क बंद कर देगी और वहां पर पुलिस फोर्स को खड़ी कर देगी। कोई भी आम नागरिक जब निकलेगा उसको रोक देगी, तो इन्फोर्स करती है। ठीक है, उसके पास पावर है। तो अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ क्या है। देखो, चलो लेट्स शब्द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ। The purpose of law is to create a harmonious society where human beings can live in peace and happiness by observing their duties and rest. The rest of the violators of law are punished as per rules so that harmony and peace in the society is not disturbed. ठीक है, चलो ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ में इसने जो बताया, तो उसके अंदर हमने ये देखा कि जो लॉ का पर्पस है कि लोग मिलजुल के रहें। आपको क्या लगता है रोशनी, लॉ का क्या पर्पस है? समाज में शांति बनी रहे, अपनी ड्यूटीज पूरी करे और दूसरों के राइट्स की रिस्पेक्ट करे। दूसरों के राइट की रिस्पेक्ट करें। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल ऑफ लॉ भी देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो लॉ है हमने समझ लिया, डेफिनेशन समझ ली, उसकी बेसिक ऑब्जेक्टिव समझ लिया। अब हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हमें लॉ समझ आ जाएगा कि लॉ क्या होता है। One must wear a helmet while driving a motorbike as per law.
मोटर बाइक्स चलाते समय हेलमेट डालना जरूरी है। डिमांड फॉर डोरी इन मैरिज इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। शादी में दहेज मांगना कानूनी अपराध है। नो वन कैन पोल्यूट वाटर एंड एज पर लॉ। पानी और हवा में कोई पोल्यूशन नहीं फैला सकता है। डिमांड फॉर नहीं, नो वन कैन डिस्ट्रॉय द पब्लिक प्रॉपर्टी एज पर लॉ। कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर सकता है। इलीगल डिगिंग ऑफ पब्लिक रोड इज अ वायलेशन ऑफ लॉ। पब्लिक रोड पे कोई खुदाई नहीं कर सकता है। इलीगल ब्लॉकिंग ऑफ पब्लिक रोड इज अ वायलेशन ऑफ लॉ। कोई भी पब्लिक रोड को ब्लॉक नहीं कर सकता है। प्लेइंग लाउड म्यूजिक इज अ वायलेशन ऑफ लॉ। कोई भी लाउड म्यूजिक नहीं बजा सकता है। अडल्ट्रेशन ऑफ फूड इज अ वायलेशन ऑफ लॉ। कोई भी खाना में मिलावट नहीं कर सकता है। जैसे कि आपने कुछ एग्जांपल्स देखे लॉ के, अब ये एग्जांपल्स बताते हैं कि ये काम आप कर सकते हो या ये नहीं कर सकते, बिकॉज सरकार के रूल्स बने हुए हैं। अब सरकार उसको इन्फोर्स करेगी, जैसे हेलमेट पहनना जरूरी है, अगर कोई हेलमेट नहीं पहनेगा तो पुलिस चालान करेगी। तो पुलिस इंश्योर करेगी कि जो लॉ है वो लोग उसका पालन करें, कंप्लायंस करें। अगर कंप्लायंस नहीं करेंगे तो पहले तो पुलिस चालान करेगी, नहीं करेगी तो मान लो मोटरसाइकिल है, वो उसको थाने में ले जाएगी, गाड़ी को थाने में ले जाएगी। पुलिस के पास ये पावर है, क्योंकि पुलिस ने इंश्योर करना है कि लॉ की कंप्लायंस होनी ही चाहिए। तो इसी तरीके से डिमांड फॉर डोरी इन मैरिज, अब देखो शादियों पे लोग दहेज लेते हैं, देते हैं। शादी एक पवित्र बंधन माना जाता है, और फिर वहाँ पे लेन देना का मतलब ये तो व्यापार हो गया, बिजनेस हो गया। तो लॉ इसको अलाउ नहीं करता। लॉ कहता है डिमांड फॉर डोरी इज प्रोहिबिटेड, ठीक है। इसी तरीके से नो वन कैन डिस्ट्रॉय पब्लिक प्रॉपर्टी। अब पब्लिक प्रॉपर्टी कई लोग कहते हैं ये तो हमारी है ही नहीं है, किसी की भी है, ठीक है, क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी कैसे बनती है, हमारे टैक्स के पैसे टैक्स के पैसे से। तो हमारे टैक्स के पैसे से जो चीज़ बनी हम सब की है, यस ठीक है। तो अब अगर कोई सोचेगा हमारी तो है ही नहीं है, इसको डिस्ट्रॉय होने होने दो, तो लॉ समझाता है कि नहीं, ये आप सबके टैक्स के पैसे से बनी है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देना। तो हमने देखा कि जो लॉ है उसकी डेफिनेशन हमने देखी कि लॉ में इन्फोर्समेंट पावर है। जो लोगों को अथॉरिटी दी जाती है उनके पास इन्फोर्समेंट पावर है। इसके लॉ को इन्फोर्स करने के लिए इतनी बड़ी सिक्योरिटी एजेंसियां बनी हुई हैं, इतने बड़े पुलिस फोर्स बनी हुई है। तो सरकारी मुलाजिम जो है, जो ओहदे पे बैठा है, वो ये देखेगा कि लॉ की कंप्लायंस के लिए अगर उसको पुलिस का इस्तेमाल करना पड़ता है, पुलिस की शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो भी करेगा। अगर कोई नहीं मानेगा उसको उठा के जेल में बंद कर देंगे। तो लॉ में इतनी ताकत है, ठीक है। तो अब ये इन्फोर्समेंट इसलिए कि सोसाइटी में शांति बनी रहे, लोग अपने अधिकारों को रक्षा करें और दूसरे के अधिकारों की भी रिस्पेक्ट करें, उनकी ड्यूटी है, तभी शांति होगी ना। ये तो नहीं हो सकता कि मैं कहूँ कि मेरे को तो सब कुछ मिल जाए, दूसरे के राइट्स में वायलेट कर लूँ, तो फिर झगड़ा होगा। तो अगर मेरे को 5 किलो गेहूं मिलना है, दूसरे को भी मिलना है, तो मैं 10 किलो का लालच ना रखूं, मैं अपना 5 किलो लूं और फिर बोलूं दूसरे का हिस्सा दे दो, तो पीस बनी रहेगी, है ना। अब बात आती है कि लॉ का हमने बेसिक डेफिनेशन देखी, इसमें इन्फोर्समेंट पावर देखी, हमने एग्जांपल्स ऑफ लॉ देखी, ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ देखा। अब जैसे हमने देखा है कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन, हमने देखा ना कि एक तो सेंट्रल लेवल पे होती है जो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, फिर स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर करते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। तो जो कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन जैसे जैसे डिवाइडेड है, वैसे वैसे लॉ की स्ट्रक्चर बना हुआ है कि कौन सा लॉ जो पूरे देश में एप्लीकेबल है। जैसे प्रधानमंत्री पूरे देश को एडमिनिस्टर करते हैं, तो पूरे देश को एडमिनिस्टर करने का भी लॉ बना हुआ है। वो पूरे देश के लॉ बनाने के लिए कौन बनाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो पूरे देश में अलग अलग एरिया से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं, फिर वो दिल्ली में जाते हैं, वहाँ पे एक पार्लियामेंट बनी हुई है, वहाँ पे बैठ के विचार करते हैं कि लोगों की क्या समस्याएं हैं, समाज की क्या समस्याएं हैं, उनको हैंडल करने के लिए, ताकि लोगों को असुविधा ना हो, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं जो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कंट्री की एडमिनिस्टर करता है, स्टेट की कौन करता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट की कौन करता है, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। अब जो स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेशन होनी है वो भी लॉ के अकॉर्डिंगली होनी है। अब वो जो लॉ स्टेट का बनाएगा वो कौन बनाएगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम एमएलए बोलते हैं। एमएलए, जैसे पंजाब है, पंजाब में 117 एमएलए हैं, 117 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी सिर्फ 13 है,
ओनली 13। तो 13 लोग पंजाब से चुने जाएंगे पार्लियामेंट के लिए और एमएलए चुने जाएंगे 117। ठीक है, ये लोग स्टेट के लिए लॉ बनाएंगे। इसी तरीके से फिर काउंसिल एरिया आ जाता है, सिटी एरिया आ जाता है, जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहाँ पे काउंसलर के इलेक्शन होते हैं जो अभी रिसेंटली होने वाले हैं, अभी जल्दी ही 1-2 महीनों में होंगे, आप देखोगे नजर आओगे कि अब काउंसलर के इलेक्शन होने वाले हैं, ध्यान रखना सारे। तो वो लुधियाना शहर के लिए होंगे या अलग अलग जहाँ पर भी म्यूनिसिपल कमिश्नरेट बने हुए हैं, कमिश्नर्स बैठते हैं, वहाँ पर इलेक्शन होंगे मेयर के और काउंसलर्स के, वो आप देखना रिसेंटली होंगे। तो लॉ जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर चीज़ लॉ के अकॉर्डिंगली होनी है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर लॉ की नॉलेज हमें नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि मेरे को पता नहीं था। सरकार ने, सरकारी अफसरों ने कहना है कि देखो जी आपको पता था या नहीं पता था पर आपने लॉ वायलेट कर लिया। अब जो वायलेशन के कंसिक्वेंसेस हैं, चाहे तो फाइन है या सजा है, वो आपको भुगतनी पड़ेगी। आपके पास रेमेडी इस बात की नहीं है कि मेरे को लॉ का पता नहीं। लॉ में कहावत है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, कि लॉ की अज्ञानता होना कोई बहाना नहीं माना जाएगा। इसलिए हर नागरिक को लॉ के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, कम से कम बेसिक फॉर्म ऑफ लॉ। इसलिए हम एल फॉर लॉ पढ़ाते हैं, एल फॉर लॉयन नहीं पढ़ाते। आज का लॉयन जो है, शेर जो है, वो लॉ ही है। लॉ के माध्यम से शेर को भी पिंजरे में जकड़ लेते हैं पकड़ के लोग, उनके पास अथॉरिटी है, वो जाल फंसा के शेर को पकड़ लेते हैं, वो शेर को पिंजरे में बंद कर देते हैं, चिड़ियाघरों में ले जाते हैं, वो लॉ की अथॉरिटी से लेके जाते हैं। तो देखो लॉ की ताकत शेर से बढ़ गई। तो आज का एल फॉर लॉयन की बजाय एल फॉर लॉ जो है लॉयन से भी बड़ा ताकतवर रखता है। तो लॉ को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोग एल फॉर लॉ पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को शुरू से ही लॉ की बेसिक नॉलेज हो, उनको पता हो कि रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, वो पढ़ पाएँ, समझ पाएँ कि कौन सी जगह पे कौन सा रूल एप्लीकेबल है, कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, ताकि अनजाने में भी, इग्नोरेंस में भी उसकी वायलेशन ना हो। और किसी भी नागरिक को जब नॉलेज होगी तो उसको दूसरा बंदा तंग परेशान नहीं कर पाएगा। आज करप्शन का बहुत बड़ा कारण क्या है कि लोगों को लॉ की नॉलेज नहीं है। जब हम काम करवाने जाते हैं तो जो डिपार्टमेंट है, ऑफिस है, वो कहता है जी आपका ये डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, आपने ये रूल फॉलो नहीं किया, अच्छा लो मैं आपका काम करवा देता हूँ, मेरे को रिश्वत दे दो। पर अगर हमें सारी नॉलेज हो गई तो किसी की हिम्मत नहीं होगी रिश्वत मांग जाए। तो आज हमने एल फॉर लॉ कंप्लीट कर लिया, बेसिक फॉर्म। इसकी जो एलेबोरेटेड फॉर्म है वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। कुछ पूछना होगा तो अपने क्वेश्चंस नोट कर लेना, कल हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।